बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के आगे जो चीज़ें हैं कि उसको सिस्टम पे कैसे अप्लाई करते हैं और वो टूल्स एंड टेक्निक्स हम कैसे यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो डिस्कशन है या कोर्स है जिसको हम प्रैक्टिकली स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की चीज़ों को अप्लाई करेंगे, उसको हम क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स कहते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या हैं? जैसा कि हम डेफिनेशन में देख सकते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड्स एम्फेसाइज ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट्स एंड स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ डेटा कलेक्टेड थ्रू पोल्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव मेथड्स का जो मकसद है या उसको जो यूज़ किया जाता है वो बेसिकली स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल और कोई भी न्यूमेरिकल जो डेटा होता है जो कि थ्रू पोल्स, यानी हमने कुछ लोगों के ग्रुप्स से वो डेटा कलेक्ट किया है, क्वेश्चनेयर के थ्रू कलेक्ट किया है एंड सर्वेज के थ्रू कलेक्ट किया है, या बाय मैनिपुलेटिंग प्री एग्जिस्टिंग स्टैटिस्टिकल डेटा यूजिंग कंप्यूटेशनल टेक्निक्स, या पहले से कोई मौजूद डेटा जिसके ऊपर हम डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करके उसमें से रिजल्ट्स निकाल सकें। क्वांटिटेटिव रिसर्च फोकसेस ऑन गैदरिंग न्यूमेरिकल डेटा एंड जनरलाइजिंग इट अक्रॉस द ग्रुप्स ऑफ पीपल और टू एक्सप्लेन ए पर्टिकुलर फिनोमेना। ठीक है, इसका जो मेन फोकस है वो न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करना, और कलेक्ट करने के बाद याद रखें डेटा हमेशा सैंपल से कलेक्ट होता है, फिर वो होल पॉपुलेशन के लिए जनरलाइज होता है और फिर उसकी बुनियाद पर हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब आते हैं, देखें आगे चलकर यानी बिज़नेस रिसर्च मेथड्स या आगे एमफिल, पीएचडी या कोई भी रिसर्च वर्क आप करेंगे। कुछ लोग जो एमफिल पीएचडी करते हैं, एमफिल पीएचडी बीबीए या एमबीए से डिफरेंट सिर्फ थीसिस की वजह से होती है। थीसिस या रिसर्च पेपर, थीसिस का स्कोप थोड़ा बड़ा होता है और रिसर्च पेपर का स्कोप जो है ना उसके मुकाबले में थोड़ा लिमिटेड होता है, लेकिन कंटेंट्स जो होते हैं या चीज़ें जो कवर होती हैं वो थीसिस के अंदर और रिसर्च पेपर के अंदर तकरीबन सेम होती है। थीसिस है क्या? थीसिस को हम डिसर्टेशन भी कहते हैं। ठीक है, थीसिस बेसिकली एक रिसर्च है। कोई भी टॉपिक लेके, कोई भी चीज़ आप लेके उसके ऊपर आप रिसर्च करते हैं और फाइनली किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। और ये जो इन्फ्रेंशियल स्टेट्स का जो पूरा कोर्स है वो थीसिस की डेटा को एनालाइज करना, थीसिस की हाइपोथेसिस को चेक करना वेदर दे आर रिजेक्टेड और नॉट रिजेक्टेड। ठीक है, इसके अलावा थीसिस के अंदर जो जितनी भी यानी सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ होते हैं उन्हीं चीज़ों को अगर यानी स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस हम की जितनी भी टेक्निक्स और टूल्स हमने पढ़े हैं उसमें ज़्यादातर मैनुअल काम होता है, और ये जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स के अंदर उन्हीं चीज़ों की सॉफ्टवेयर के साथ एप्लीकेशन है और वो एप्लीकेशन पर थीसिस के ऊपर अप्लाई होती है। थीसिस बेसिकली रिसर्च है जिसमें हम कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी लेके आगे बढ़ते हैं और फिर उसको टेस्ट करते हैं। थीसिस के 5 चैप्टर होते हैं। अगर रिसर्च पेपर की बात करूं, रिसर्च पेपर के भी 5 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, थीसिस में उन्हीं पार्ट्स को हम चैप्टर कहते हैं, पेपर में हम उसको पार्ट्स कहते हैं। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन होता है। थीसिस का जो पहला चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन होता है। थीसिस का जो चैप्टर 2 होता है वो लिटरेचर रिव्यू होता है। थीसिस का जो दूसरा चैप्टर होता है वो लिटरेचर रिव्यू होता है। चैप्टर 3 जो होता है थीसिस का वो रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, और चैप्टर 4 जो होता है वो डेटा एनालिसिस होता है, और चैप्टर 5 जो होता है वो कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन होता है। ये 5 चैप्टर होते हैं थीसिस के अंदर, और यही 5 रिसर्च पेपर के अंदर 5 पार्ट्स भी यही होते हैं। एंड फाइनली रेफरेंस फॉलोड बाय अपेंडिक्स। कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन के बाद जो है ना वो रेफरेंसेस होते हैं और उसके बाद अपेंडिक्स। ठीक है, तो ये थीसिस का ओवरऑल स्ट्रक्चर था।
अब आगे बढ़ते हैं कि चैप्टर 1 के अंदर जो है ना वो कौन कौन सी चीज़ों को कवर किया जाता है, चैप्टर 2 के अंदर, चैप्टर 3 और 4 और 5 के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को कवर किया जाता है, कौन कौन सी टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। थीसिस, स्ट्रक्चर ऑफ थीसिस कंटिन्यूड। चैप्टर 1 समराइज फॉलोइंग कंटेंट। चैप्टर 1 के अंदर सबसे पहले हम बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी लिखते हैं। बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी यानी प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ, प्रॉब्लम है क्या। देखें, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, कोई भी रिसर्च विदाउट प्रॉब्लम नहीं होगी। मिसाल के तौर पर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अब प्रॉब्लम है मुझे जो है ना वो सपोज़ कोई मसला है मेरे जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर। अब सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड जो है ना वो देखूंगा कि ये मसला शुरू कैसे हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, उसके क्या रीज़न थे। ऐसे तो ओवर दी नाइट तो प्रॉब्लम शुरू नहीं हुआ होगा। मिसाल अगर किसी को मुस्तकिल पेट में दर्द रहता है तो उसका बैकग्राउंड देखेगा कि आया वो ओवर ईटिंग तो नहीं कर रहा, आया उसने वॉक करना छोड़ तो नहीं दिया। अगर किसी को मुस्तकिल सर में दर्द है तो वो उसका बैकग्राउंड देखेगा कि आया वो जो है ना वो सर डांप के नहीं चल रहा होगा, या वो जो है ना ठंडे गर्म मौसम में ज़्यादा रहता होगा, फ़ौरन ठंडे एनवायरनमेंट से निकलकर बाहर निकल जाता होगा, या बाहर से आकर फ़ौरन वो एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में बैठ जाता होगा। यानी कहने का मकसद ये है, कोई भी प्रॉब्लम होगा, मिसाल के तौर पर कोई कंपनी है, उसकी सेल अगर डिक्लाइन कर रही है तो उसके पीछे कोई बैकग्राउंड होगा कि वो सेल क्यों डिक्लाइन कर रही है, पीछे रीज़न क्या है। ऐसे कभी भी नहीं होगा। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त अगर हम कहते हैं इकोनॉमिक सिचुएशन ख़तरनाक है, ख़राब है, तो उसका कोई बैकग्राउंड होगा। ऐसे ओवर दी नाइट चीज़ें नहीं हुई होंगी। तो थीसिस के अंदर कोई भी टॉपिक आप ले लें, उसके पीछे एक बैकग्राउंड होगा। और थीसिस के चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे जो पहला पार्ट है वो है बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। उसके बाद जस्टिफिकेशन ऑफ डूइंग दिस स्टडी। हम जस्टिफिकेशन देते हैं कि ये स्टडी हम कर क्यों रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है, ठीक है, क्यों उस चीज़ की नौबत आई कि हमें ये स्टडी करनी पड़ी, तो आपको एक वैलिड जस्टिफिकेशन देनी पड़ती। उसके बाद रिसर्च क्वेश्चंस बनाते हैं। रिसर्च क्वेश्चनियर के क्वेश्चंस नहीं होते। क्वेश्चनियर के क्वेश्चंस अलग चीज़ होती है। वो क्वेश्चंस होते हैं जो हम मार्केट से जाके लोगों से डेटा कलेक्ट करते हैं, वो वाले क्वेश्चन होते हैं। कुछ रिसर्च के खुद के क्वेश्चंस होते हैं कि उस रिसर्च के क्वेश्चन बेसिकली उस रिसर्च के क्वेश्चन बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, जस्टिफिकेशन ऑफ डूइंग दिस स्टडी, यानी ये दो कंपोनेंट स्पेशली बैकग्राउंड ऑफ स्टडी की बुनियाद पे होते हैं कि जिसमें यानी जब बैकग्राउंड हम करते हैं तो उसके बाद रिसर्च क्वेश्चन ऑटोमेटिकली जो है ना वो जन्म लेते हैं कि आया वो कौन से सवाल हैं जिनके जवाब हमें रिसर्च के अंदर तलाश करना है। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मुझे जो है ना मेरे जिस्म में जो है ना वो दर्द रहता है, या किसी का पेट ख़राब है, किसी के सर में दर्द है, या पाकिस्तान की इकॉनमी ख़राब है, या कंपनी की सेल ख़राब हो रही है, तो उसके पॉसिबल क्वेश्चंस बनेंगे, यानी रिसर्च क्वेश्चन बनेंगे कि व्हाट आर दी रीजंस कि वाई इट इज़ अकरिंग, यानी जो भी चीज़ हो रही है उसके रीजंस क्या हैं, वो क्यों हो रही है, ठीक है। तो पॉसिबल क्वेश्चंस बनेंगे रिसर्च के, और उन क्वेश्चंस के फिर हमें आंसर्स देने होंगे, उन क्वेश्चंस के हमें आंसर्स देने होंगे। वो आंसर्स जो है वो हमारे हाइपोथेसिस की शक्ल में होंगे, वो आंसर्स जो है वो हमारी हाइपोथेसिस की शक्ल में होंगे। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है कि वो चेक करना चाह रही है कि ट्रेनिंग का एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, ट्रेनिंग का एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो उसका रिसर्च क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन एम्प्लॉइज़ परफॉर्मेंस, ठीक है। इसके अलावा और भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी रिसर्च के अंदर हो सकते हैं। तो मेरा रिसर्च क्वेश्चन क्या बना, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन एम्प्लॉइज़ परफॉर्मेंस, ठीक है। अब इसका जो आंसर होगा, आंसर दो आंसर होंगे। हाइपोथेसिस हमेशा पेयर फॉर्म में बनती है, एक नल हाइपोथेसिस बनता है, एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनता है। अब इस रिसर्च क्वेश्चन का जो ना दो हाइपोथेसिस बनेंगी। पहली हाइपोथेसिस बनेगी देयर इज़ नो इम्पैक्ट ऑफ
ट्रेनिंग ऑन एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस और देयर इज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस। यानी हमने रिसर्च क्वेश्चन बनाया व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस। अब इसके हाइपोथेसिस के अंदर इसके दो पॉसिबल आंसर आ गए। स्टेट्स हमें कहाँ हेल्प करता है? स्टेट्स बेसिकली हमें हेल्प करता है कि जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको हम जो डेटा के प्रोसीजर्स हैं उससे गुजारते हैं, तो फिर उस प्रोसीजर को गुजारने के बाद हमारा कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होता है और एक फॉल्स होता है। या तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा कि देयर इज़ नो इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, या तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट ट्रू होगा देयर इज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस। एक वक्त में कोई एक स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा और दूसरा फॉल्स हो जाएगा। यानी इसको हम कहते हैं कि या तो हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा या वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो रिसर्च के अंदर जो है रिसर्च क्वेश्चंस बनते हैं, एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं। सपोज़ 4 अगर रिसर्च क्वेश्चन है तो याद रखें 8 हाइपोथेसिस बनेगी। हाइपोथेसिस हमेशा पेयर फॉर्म में होंगी, यानी हर रिसर्च क्वेश्चन के 2 पॉसिबल आंसर होंगे और फिर डेटा की मदद से एक आंसर हमारा ट्रू हो जाएगा, एक आंसर हमारा फॉल्स हो जाएगा। जैसे अभी हमने कहा कि हमारे ट्रेनिंग का एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट या तो नहीं होगा या तो होगा, तो कोई एक वक्त में कोई एक आंसर हमारा ट्रू हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम एक समझो कि पैराग्राफ की शक्ल में हम लिखते हैं कि एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम है क्या, हमारा प्रॉब्लम है क्या। जैसे अभी ट्रेनिंग की अगर हम बात करें कि ट्रेनिंग का परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट क्या आता है, तो उसके ऊपर अगर मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाऊं तो प्रॉब्लम मेरा ऐसे बनेगा कि जो है ट्रेनिंग जो है एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है। ट्रेनिंग से जो है ना वो एम्प्लॉइज़ बहुत नई नई चीज़ें सीखते हैं, जिससे वो काम करने की जो उनकी एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ट्रेनिंग के सेशंस कंडक्ट किए हैं उनकी एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेहतर रही है, और उनके मुकाबले में जो ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग नहीं करवाते, ट्रेनिंग से जो है ना एम्प्लॉइज़ की एफिशिएंसी में इजाफा होता है और ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा बेनिफिट होता है। इसलिए जो इस रिसर्च के अंदर हम ये चेक करेंगे कि ट्रेनिंग्स के क्या क्या प्रोज हैं, क्या क्या कॉन्स हैं और उसके ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे। तो इस किस्म का जो है ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा बनेगा। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, सिग्निफिकेंस यानी इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी। ये स्टडी की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या फ़ायदा होगा ऑर्गेनाइजेशन को, क्या फ़ायदा होगा मुल्क को, क्या फ़ायदा होगा जनरल पब्लिक को। तो हम स्टडी की इम्पोर्टेंस को मेंशन करते हैं। स्कोप ऑफ द स्टडी, स्कोप ऑफ द स्टडी के अंदर हम देखते हैं कि इस रिसर्च के जो है ना वो स्टेक होल्डर्स यानी बेनिफिशरीज़ कौन कौन से हैं। आया मिसाल के तौर पर किसी पर्टिकुलर एंग्रो कंपनी के ऊपर अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमारी रिसर्च का जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी होगा वो एंग्रो कंपनी होगी, और फिर दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट हो सकती है, तीसरे नंबर पे वो लोग हो सकते हैं जो एंग्रो कंपनी के साथ एसोसिएटेड है। तो स्कोप ऑफ द स्टडी के अंदर हम वो चीज़ें मेंशन करते हैं जो लोग उसके साथ जुड़े हुए होते हैं उनको क्या फ़ायदा हो सकता है, या इन्वेस्टर हो सकते हैं या स्टॉक होल्डर्स हो सकते हैं जिन्होंने उस कंपनी का शेयर परचेज़ किया है। वो हमारी इस रिसर्च को पढ़ के, इस रिसर्च को समझ के अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी एम्प्लॉयमेंट, अपनी जो भी डिसीजंस हैं पोर्टफोलियो के बारे में वो बेहतर बना सकता है। तो स्कोप ऑफ स्टडी में हम बेनिफिशरीज को मेंशन करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, ऑब्जेक्टिव्स यानी आपकी रिसर्च के पर्पस क्या है। याद रखें नॉर्मली जितने रिसर्च क्वेश्चन होते हैं उस हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, ठीक है। जैसे थोड़ी देर पहले हमने कहा कि रिसर्च क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस, तो ये इसके ऊपर तो क्वेश्चन मार्क लग गया, लेकिन इसका रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनेगा कि इसका रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनेगा दिस स्टडी विल अटेम्प्ट टू फाइंड द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस। दिस स्टडी विल अटेम्प्ट टू फाइंड द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस। यानी रिसर्च क्वेश्चन के अंदर हम सवाल पूछते हैं क्वेश्चन फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव में हम उसको
इस तरीके से लिखते हैं कि दिस स्टडी विल अटेम्प्ट टू फाइंड, दिस स्टडी विल अटेम्प्ट टू एक्सप्लोर, दिस स्टडी विल एग्जामिन, दिस स्टडी विल एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस। यानी इस किस्म की वर्डिंग यूज़ होती है। और हाइपोथेसिस में जो है इस रिसर्च क्वेश्चन के दो पॉसिबल आंसर लिखे जाते हैं और फिर आगे चल के डेटा एनालिसिस के अंदर हम उस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। फिर लिमिटेशंस आ गई कि आपकी रिसर्च की क्या लिमिटेशंस हैं। लाजमी बात है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, डेटा का मसला आ सकता है, टाइम फ्रेम का मसला होगा, कॉस्ट का मसला होगा, बहुत सारे इश्यूज़ होंगे। याद रखें, ये जितनी भी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये चीज़ें आपको हाउ टू डेवलप रिसर्च प्रोजेक्ट और हाउ टू राइट थीसिस और हाउ टू राइट रिसर्च पेपर, ये एक और वीडियो में यहाँ पे अपलोड की है मैंने A0 के नाम से, कि हाउ टू राइट रिसर्च पेपर थीसिस के नाम से मैंने एक वीडियो अपलोड की है इसी गूगल ग्रुप पे। तो उस ग्रुप से जो ना आप ये वीडियो जो ना डाउनलोड करके ये सारे जो हेडिंग्स हैं जो अभी मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ, वहाँ पर मैंने उन्हीं हेडिंग्स को प्रैक्टिकली जो है ना वो रिसर्च पेपर उठा के उसको साथ एसोसिएट करके बताया है। ठीक है, तो आपको मज़ीद वहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। पार्ट 2 पे आ जाएं। स्ट्रक्चर ऑफ द कंटिन्यू चैप्टर 2 समराइज फॉलोइंग कंटेंट। चैप्टर 2 के अंदर इंटरनेशनल सिनेरियो, नेशनल सिनेरियो। इंटरनेशनल सिनेरियो में ये होता है कि हम पाकिस्तान के अलावा हमारे टॉपिक के मुतालिक जो भी रिसर्च हुई है, जैसे हमने कहा कि हमारा टॉपिक है कि इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस, इसके ऊपर जितनी भी बाहर रिसर्च हुई है उसको जो हम कलेक्ट करते हैं कि भाई इंडिया में ये हुआ, अमेरिका में ये हुआ, लंदन में ये हुआ, कोरिया में ये हुआ, बांग्लादेश में ये हुआ, सऊदी अरब में ये हुआ, दुबई में ये हुआ, यानी जितने भी दुनिया भर में बाकी जो मुल्क हैं उन्होंने अगर इसी टॉपिक के ऊपर कोई काम किया होगा, इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, वो सारे का सारा जो डेटा है जो हमारे टॉपिक के साथ मैच करता है वो हम उठाएंगे। जिन जिन लोगों ने काम किया होगा, मिसाल हम कहते हैं भाई मिस्टर शाम ने इंडिया के अंदर ये काम किया और जिसमें इसने कहा कि ट्रेनिंग का इम्पैक्ट जो है ना पॉजिटिव आता है। फिर मिस्टर पीटर ने यूएसए के अंदर काम किया जिसने कहा कि भाई ट्रेनिंग का इम्पैक्ट जो है ना वो नेगेटिव आता है। उसके बाद मिस्टर ढक्कर ने जो है ना वो लंदन के अंदर काम किया, उसने कहा कि जो रिसर्च यानी ट्रेनिंग का एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। मिस्टर सलमान ने जो है ना ये सलमान बिन असद ने ये रिसर्च की कि भाई सऊदी अरब के अंदर रिसर्च की कि भाई ट्रेनिंग का बिल्कुल इफ़ेक्ट है और बहुत बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस पे। तो जो भी इंटरनेशनल चीज़ें होंगी वो जो हमारे रिसर्च के बारे में जिन जिन लोगों की फाइंडिंग्स होंगी वो हम यहाँ पे मेंशन करें। उसके बाद नेशनल सिनेरियो, फिर पाकिस्तान के अंदर मिस्टर अमजद, मिस्टर खान, मिस्टर अली, मिस्टर वसीम, मिस्टर करीम, किसी ने भी रिसर्च की होगी कि भाई उसने ये कहा कि भाई उन्होंने इंग्रो के ऊपर रिसर्च की और उसने कहा कि भाई ट्रेनिंग का इम्पैक्ट पॉजिटिव है। मिस्टर खान ने पीएसओ के अंदर रिसर्च की और उसने कहा कि ये उसका इफेक्ट जो है ना वो पॉजिटिव है। मिस्टर अली ने जो है ना प्रॉक्टर एंड गैम्बल के ऊपर रिसर्च की, उसने कहा कि ट्रेनिंग का इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव है और एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस पे जो है ना वो मल्टीपल इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो ये नहीं कहने का मकसद ये है कि हम लोकली और इंटरनेशनली जितने भी बाहर के जो जिन जिन लोगों ने काम किया उन लोगों के नामों के साथ उनकी जो भी फाइंडिंग्स हैं वो हम लिखते हैं। नॉर्मली ये होता है कि अगर समटाइम्स हम इंटरनेशनल रेफरेंसेस को अलग कर देते हैं और नेशनल को अलग कर देते हैं, समटाइम्स हम मिक्स करके भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों अप्रोचेस पॉसिबल हैं। ठीक है, अगर मिक्स करके लिखेंगे तो फिर एक ही हेडिंग हम डालते हैं, इंटरनेशनल एंड नेशनल सिनेरियो। लेकिन अगर इंटरनेशनल रेफरेंसेस को आप बिल्कुल अलग करते हैं, पहले आप इंटरनेशनली जो है इस टॉपिक के ऊपर क्या हुआ है तो वो हम चीज़ों को डिस्कस कर देंगे, फिर नेशनली उन चीज़ों के ऊपर जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर क्या काम हुआ है उसको हम अलग कर देंगे। ठीक है, समटाइम ऐसे भी होता है जैसे पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्रीज़ है तो हम क्या करते हैं 3 हेडिंग डाल देते हैं, इंटरनेशनल सिनेरियो, डेवलप्ड कंट्रीज़। ठीक है, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ की क्या क्या फाइंडिंग्स हैं, फिर इंटरनेशनल सिनेरियो, डेवलपिंग कंट्रीज़। ठीक है, और फिर पाकिस्तान जैसे लोगों
के बारे में हम कंट्रीज़ के अंदर जो रिसर्च हुई है उसको हम डिस्कस करते हैं, फिर हम नेशनल सिनेरियो लिख देते हैं, या समटाइम्स हम एक ही हेडिंग डाल के सारे रेफरेंसेस सारी चीज़ें मिक्स करके लिखते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ को मैंने या हम रिसर्चर जब कभी भी अलग करता है तो उसका रीज़न ये होता है कि ग्राउंड रियलिटीज़ हर कंट्री की डिफरेंट होती हैं, हर कंट्रीज़ की जो कल्चरल और बाकी जो चीज़ें उस हिसाब से चीज़ों में फ़र्क आता है। तो अगर हमारे पास कोई चीज़ें हैं, हमारे पास कोई सोशल वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, तो हो सके उस कंट्रीज़ की जो है ना वो डिफरेंट हो, तो उनका लिटरेचर और हमारे सर्कमस्टेंसेस में फ़र्क हो सकता है। तो लिहाजा इसीलिए हम उसको अलग अलग डेवलपिंग और डेवलप को अलग अलग करते हैं। वो डिपेंड करता है, आप रिसर्च देख के उसको डिसाइड कर सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे तो हमारे पास जो है आइडियाज़ जनरेट होंगे कि कौन कौन से ट्रेनिंग के कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन सी जो है ना और मेजॉरिटी जो है ना का रिज़ल्ट क्या है, कि ट्रेनिंग पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करती है, ट्रेनिंग बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं करती, या ट्रेनिंग नेगेटिव इफ़ेक्ट करती है एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर आपके पास एक कॉन्सेप्ट बन के आ जाएगा जिसकी मदद से आप हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे। एक चीज़ याद रखें, जो पहला चैप्टर था, पहला चैप्टर बेसिकली एक रोड मैप होता है, ठीक है, और बाकी जो चैप्टर्स हैं उस रोड मैप को कंप्लीट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगर कोई चीज़ आप कर रहे हैं तो आपने हाइपोथेसिस ऊपर बना ली तो नीचे हाइपोथेसिस हमेशा जो है ना लिटरेचर रिव्यू पढ़ने के बाद आपकी जो है ना रिफ़ाइन होती हैं, ठीक है, और फिर वही हाइपोथेसिस बेसिकली लिटरेचर पढ़ लेने के बाद हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो उसके बाद हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस के बाद हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क या रिसर्च मॉडल बनाते हैं। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क रिसर्च मॉडल के अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हैं, ठीक है। हमारे जो वीडियो है हाउ टू राइट रिसर्च पेपर और थीसिस, उसको अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और रिसर्च मॉडल दिखाए गए हैं, तो उसमें आपको मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। आते हैं चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 के अंदर हम ये डिफ़ाइन करते हैं, ये बेसिकली मेथोडोलॉजी का चैप्टर होता है। देखें, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन होता है, चैप्टर 2 लिटरेचर होता है, चैप्टर 3 मेथोडोलॉजी होता है। चैप्टर 3 के अंदर रिसर्च डिज़ाइन, यानी आपकी रिसर्च की नेचर क्या है, ठीक है, क्या क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है। उसके बाद मेथड ऑफ रिसर्च, कौन सी आप जो रिसर्च आपकी कौन सी डिस्क्रिप्टिव है, कॉजल है, एक्सप्लोरेटरी है, वो आप डिफ़ाइन करते हैं। इन्वेस्टिगेट टेक्निक्स, इंस्ट्रूमेंट, कौन सी इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स यूज़ करेंगे, 1 मीन करेंगे, 2 मीन करेंगे, मल्टीपल मीन होगा, रिग्रेशन होगा, कोरिलेशन होगा, स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग होगा, एनोवा होगा, मेनोवा होगा, ठीक है, कंजॉइंट एनालिसिस होगा। इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, क्वेश्चनियर यूज़ करेंगे, पर्सनल इंटरव्यू करेंगे, या आप सेकेंडरी डेटा यूज़ करेंगे। वेरिएबल कौन कौन से हैं, ठीक है, जैसे ऊपर वाले केस में हमारे वेरिएबल थे ट्रेनिंग और दूसरा वेरिएबल था एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल क्या है। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा था एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हमारा था ट्रेनिंग। याद रखें, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एक से ज़्यादा हो सकते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है, ये रिग्रेशन के अंदर पॉसिबल है। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग की तरफ जा रहे हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल ये एक ही चीज़ है। डिपेंडेंट वेरिएबल के भी डिफरेंट दूसरे नाम हैं, जो यानी इनको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट तो कॉमन नाम है, इसके अलावा भी इनको हम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल को भी हम डिफरेंट नामों के साथ लिखते हैं। तो ये एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल देख के आप ये हरगिज़ ना समझें कि भाई ये कौन सा नया वेरिएबल आ गया, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कहते हैं। फिर डेटा कलेक्शन मेथड, कैसे डेटा कलेक्ट होगा, कहाँ से होगा, किसके पास जाएंगे, कैसे डेटा कलेक्ट होगा, फील्ड वर्क कैसे होगा। तो इस तरीके से जो है ना हम उसको यहाँ डिफ़ाइन करते हैं। पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग डिज़ाइन, पॉपुलेशन हमारी क्या होगी, आया हम पूरे मुल्क के अंदर डेटा कलेक्ट करेंगे, आया हम सिर्फ कराची के टारगेट करेंगे, या हम पूरे सूबे सिंध को टारगेट करेंगे, या हम लाहौर को टारगेट करेंगे, या पूरे पंजाब को टारगेट करेंगे।
या हम सिर्फ पाकिस्तान के 4 बड़े शहरों को टारगेट करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि पॉपुलेशन डिसाइड करते हैं, उसके बाद सैम्पलिंग डिज़ाइन करते हैं कि भाई कितने लोगों से डेटा कलेक्ट करेंगे। कराची से 100 लोग, पंजाब से या लाहौर से जो ना 100 लोग, या कोयटा से 50 लोग, पेशावर से 50 रिस्पोंडेंट। इस तरीके से जो ना हम सैम्पलिंग डिज़ाइन करते हैं कि भाई कितने लोगों से डेटा कलेक्ट होगा और किस तरीके से डेटा कलेक्ट होगा। क्योंकि सैम्पलिंग के अंदर दो किस्म की सैम्पलिंग टेक्निक्स आती हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर रैंडम सैम्पलिंग होती है, सिस्टमेटिक होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो ना हम फिर डिसाइड करते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर कोटा सैम्पलिंग होती है, जजमेंट होती है, कन्वीनियंस होती है। तो हम ये सैम्पलिंग यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि जो मेथड हमें ज़्यादा बेहतर लगे वो हम डिस्कस करते हैं। सैम्पलिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए सैम्पलिंग डिज़ाइन का पूरा चैप्टर है बिज़नेस रिसर्च मेथड्स के अंदर, वो आप गो थ्रू कर सकते हैं। इसको आप ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कौन सी टेक्निक में क्या क्या चीज़ें। तो चैप्टर 3 बेसिकली जो डेटा हम कलेक्ट करेंगे, उस डेटा को रन करेंगे, उस डेटा के अंदर जो जो चीज़ें, जो जो टेक्निक्स हम अप्लाई करेंगे, वो सारी की सारी चीज़ों का जो डिस्क्रिप्शन होती है या पूरा रोड मैप जो होता है कि डेटा को किस तरीके से रन करेंगे, हाइपोथेसिस को कैसे चेक किया जाएगा, कौन से मेथड्स यूज़ होंगे, कौन सा प्रोसीजर अप्लाई होगा। जैसे मिसाल के तौर पर किसी बंदे का अगर ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन से पहले उसकी मेथडोलॉजी डिफ़ाइन होती है कि उसको पहले कौन से टेस्ट किए जाएंगे, उसके बाद उसका किस तरीके से प्रोसीजर किया जाएगा। पहले उसको जो है ना बेहोश किया जाएगा, उसके बाद 5 मिनट के बाद जो है ना पहले हार्ट बीप और बाकी चीज़ें चेक होंगी, उसके बाद सर्जन आएगा, उसके बाद जो है ना आधे घंटे में ये काम होगा, उसके बाद अगले प्रोसेस में ये होगा। ये पूरी मेथडोलॉजी एक डिफ़ाइन होती है ऑपरेशन से पहले। तो यहाँ पर भी रिसर्च के डेटा को सॉफ्टवेयर में रन करने से पहले पूरा हमारा रोड मैप डिफ़ाइन होता है। याद रखें, रिसर्च मेथडोलॉजी थीसिस के अंदर या रिसर्च पेपर के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। उसका रीज़न ये है कि खुदा न खास्ता अगर आप लोगों ने गलत मेथडोलॉजी को फॉलो कर दिया तो आपके पूरे रिज़ल्ट्स जो है ना वो रॉन्ग हो जाएंगे, नल एंड वाइड हो जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि ये जितने भी आपके रिज़ल्ट्स हैं वो इस पूरी टेक्निक्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे। अगर खुदा न खास्ता प्रोसीजर ही गलत है तो फिर आपका जो आगे रिज़ल्ट्स भी गलत होंगे, आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 के अंदर फिर हम सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा पुट करते हैं और फिर SPSS या eViews या स्ट्राटा या R ये हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। उन सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा पुट करने के बाद उसके रिज़ल्ट्स आएंगे, यानी इसके जो टेबल्स होंगे, टेबल्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, वो हम इस चैप्टर के अंदर या इस पार्ट के अंदर रखते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं उनकी वैल्यूज़ को कि भाई हमारी ये वैल्यू आ रही है, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब हमारे जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब मुल्क तरक्की कर रहा है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब, यानी जितनी भी चीज़ें होंगी, ग्राफ, चार्ट्स, टेबल्स, उसको देख के हम अपनी फाइंडिंग्स को लिखेंगे। फिर उसको डिस्कस करेंगे, यानी उसकी तफसील में जाएंगे और फिर कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन देंगे और कंक्लूडिंग रिमार्क्स देंगे। ठीक है, ये ऊपर वाले जो 2 पार्ट हैं, फाइंडिंग्स एंड डिस्कशन, ये चैप्टर 4 से बिलोंग करते हैं और ये कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन एंड कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये चैप्टर 5 से जो है ना वो बिलोंग करते हैं। तो समटाइम्स हम चैप्टर 4 एक 5 एक साथ भी लिख देते हैं, समटाइम्स हम उनको अलग अलग कर देते हैं। तो समझो कि टेबल्स को पढ़ के उनकी फाइंडिंग्स उनको डिस्कस करना फाइंडिंग्स कहलाएगा, फिर उनकी फाइंडिंग्स को डिटेल के साथ एलॉबरेट करना डिस्कशन कहलाएगा। उसके बाद फाइनली कंक्लूजन के अंदर हम जो है ना चीज़ों को कंक्लूड करते हैं कि हम किस नतीजे पे पहुँचे हैं, रिसर्च के अंदर क्या क्या हमें फाइंड हुआ। ठीक है, यानी यहाँ पर हम जो है ना टू द पॉइंट ब्रीफ अपने जो भी स्नैप्स होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जबकि यहाँ फाइंडिंग्स और डिस्कशन के अंदर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ रिलेट करके जो है ना वो चीज़ों को लिख रहे होंगे। यहाँ पे सिर्फ हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं चीज़ों को और बिल्कुल ब्रीफली चीज़ों को समराइज वे में हम यहाँ पे लिख रहे होते हैं। उसके बाद हम उसको रिकमेंडेशन देते हैं कि अब इस रिसर्च की बुनियाद पे आगे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये पूरा थीसिस का एक रोड मैप था, थीसिस हो या रिसर्च पेपर हो, और उसको आप पढ़ के आगे जो यानी इसके अलावा जो दूसरी मैंने वीडियो रखी है
तो उसके अंदर जो है ना मैंने कोशिश की है कि आपको ये सारी चीज़ें उसके अंदर दिखाई जाए, तो वो आप गो थ्रू करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डेटा स्केल्स को डिस्कस करते हैं। डेटा स्केल्स बेसिकली जब आप क्वेश्चनर आपके हाथ में आता है तो उस क्वेश्चनर के अंदर डिफरेंट डेटा के स्केल्स होते हैं। स्केल्स समझना इसीलिए ज़रूरी है, स्केल्स समझो कि किसी भी डेटा एनालिसिस का रूट है। अगर रूट आपने सही पकड़ लिया तो आगे जो आपका पूरा दरख्त होगा वो सही होगा। अगर रूट ही गलत है तो फिर आगे की चीज़ें भी गलत होंगी। स्केल बेसिकली जो होते हैं, जैसे आगे हम डिस्कस करेंगे, नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो, इंटरवल। स्केल की 4 मेजर कैटेगरीज होती हैं, लेकिन रेशियो इंटरवल को हम इन शॉर्ट एक ही कैटेगरी जो ना वो कंसीडर करते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो 3 किस्म के स्केल्स हमारे नॉमिनल, ऑर्डिनल और रेशियो इंटरवल होते हैं। ठीक है, स्केल की बुनियाद पर जो है ना पूरी स्टेट्स की बुनियाद रखी गई है। यानी अगर आपका नॉमिनल स्केल है तो उसके लिए मोड यूज़ होगा, ऑर्डिनल है तो मीडियन यूज़ होगा, इंटरवल रेशियो स्केल है तो मीन यूज़ होगा। उसके बाद फर्दर अगर आपका मीन डेटा है तो उसके अंदर पैरामेट्रिक आपके स्टैटिस्टिकल यानी इन्फ्रेंशियल स्टेट्स के जो टूल अप्लाई होंगे वो पैरामेट्रिक अप्लाई होंगे। पैरामेट्रिक का मतलब है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगी, यानी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होने का मकसद ये है कि उसके पीछे जो कर्व या उसके पीछे जो टेबल जो काम कर रहा होगा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ऑर्डिनल और नॉमिनल डेटा के लिए जो है ना नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अवेलेबल हैं, और इसके लिए पीछे जो कर्व डेटा या यूज़ हो रहा होगा वो नॉन नॉर्मल होगा। एक चीज़ याद रखें, नॉर्मल डेटा के ऊपर अगर आपने नॉन नॉर्मल वाले टूल अप्लाई कर दिए तो इट्स ओके, चल जाएगा। यानी जैसे मीन के पीछे जो डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होती है वो जेड टेबल या टी टेबल हम यूज़ करते हैं, जबकि नॉन नॉर्मल यानी नॉन पैरामेट्रिक के लिए काय स्क्वायर, एफ डिस्ट्रीब्यूशन ये हम यूज़ करते हैं। तो अगर आपने मीन के लिए एफ टेस्ट या काय स्क्वायर अगर वहाँ पे फिट होता है और आपने अप्लाई कर दिया कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ऑर्डिनल और नॉमिनल जिसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ जो है नॉन पैरामेट्रिक ही अप्लाई हो सकता था, यानी काय स्क्वायर अप्लाई हो सकता था या एफ या इसके अलावा भी और बहुत सारे, लेकिन आपने गलती से उसके ऊपर जेड या टी टेस्ट अप्लाई कर दिया तो वहाँ पर जो है ना वो एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी पैरामेट्रिक डेटा के ऊपर अगर आपने नॉन पैरामेट्रिक वाले टूल अप्लाई कर दिए तो वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन नॉन पैरामेट्रिक के ऊपर पैरामेट्रिक के जो है ना वो टेस्ट एप्लीकेबल नहीं हो सकते। इसीलिए नॉन पैरामेट्रिक को हम डिस्ट्रीब्यूशन फ्री भी कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। स्केल्स बेसिकली एक क्वांटिफिकेशन है जिसको हम डिस्कस करते हैं आगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले है नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल की जो क्वालिटी है यूनिकली क्लासीफायर्स। ठीक है, यूनिकली क्लासीफायर्स यानी इसके अंदर क्या होता है, जस्ट हम आइडेंटिफिकेशन के लिए एक नंबर दे दें। जैसे हम कहें कि भाई क्लासरूम नंबर होते हैं, क्लास 1, क्लासरूम नंबर 2, क्लासरूम नंबर 3, तो उसमें हमारा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि 1 का मतलब सबसे बड़ा क्लासरूम है, 2 का मतलब दूसरे नंबर पे बड़ा क्लासरूम है, 3 का मतलब तीसरे नंबर पे बड़ा क्लासरूम है। नहीं, हमने सिर्फ नंबर दिए हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, ताकि स्टूडेंट्स को पता लगे कि भाई नंबर 1 हमारी क्लास रूम नंबर 1 में होगी, हमारी 2 में होगी। हरगिज़ ये परसेप्शन डेवलप नहीं होता कि 1 क्लासरूम नंबर है तो वो सबसे बड़ी क्लास है या सबसे अच्छी है, या 1 लिखा हुआ है तो उसमें बड़े एसी लगे होंगे, प्रोजेक्टर लगे होंगे, बड़ा हाई फाई इन्वायरमेंट होगा। नहीं, ठीक है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए नंबर दिए हैं ताकि लोगों को पता लगे कि उनको नंबर 1 पे जाके बैठना है। इसी तरीके से आपका क्लास का सीट नंबर होता है, वो भी नॉमिनल स्केल होता है, वो भी सिर्फ आपकी पहचान के लिए होता है। भाई रोल नंबर 1 से हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो बंदा क्लास का नंबर 1 स्टूडेंट है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, इसी तरीके से आपका CNIC नंबर, ये भी आइडेंटिफिकेशन है। या प्लेयर्स जो खेलते हैं क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, उनकी शर्ट्स के पीछे जो नंबर लिखे होते हैं तो वो जस्ट नंबर हैं। किसी की शर्ट के पीछे अगर नंबर लिखा हो 1, उसका मतलब ये नहीं है कि वो नंबर 1 प्लेयर है दुनिया का। ठीक है, तो नॉमिनल स्केल में सिर्फ यूनिकली क्लासीफाई, यानी वो सिर्फ क्लासीफाई करता है, कैटेगराइज करता है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है
कि ये अच्छा है या बुरा है, यानी उसके कोई सेंस नहीं है, वो सिर्फ नंबर है, टैग है, पहचान के लिए हमने वो नंबर दे दिया। फॉर एग्जांपल नंबर ऑन प्लेयर्स शर्ट, क्लासरूम नंबर्स, CNIC नंबर, अटेंडेंस कार्ड के नंबर। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चनियर के अंदर उमूमन आप ये ऑप्शन देते हैं क्वालिफ़िकेशन। ठीक है, आपने क्वालिफ़िकेशन में कैटेगरीज रख दी, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर, PhD। आपने मैट्रिक को 1 दे दिया, इंटर को 2 दे दिया, ग्रेजुएशन को 3, मास्टर को 4 और PhD को 5 दे दिया। अब अगर जब आप यानी इसको डिस्कस करेंगे तो हमारा हरगिज़ यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, मैट्रिक का नंबर 1 देने का ये मकसद नहीं है कि मैट्रिक वाले रिस्पोंडेंट जो है ना वो यहाँ पर उनकी कोई अहमियत नहीं है, या PhD को नंबर 5 देने का मकसद ये नहीं है कि PhD वाले बड़े वो हैं कि उनकी बड़ी अहमियत है। यानी यहाँ पे नंबर हमने सिर्फ पहचान के लिए दिए हैं, इस नंबर से में ये पहचान होगी। यानी जब हम सिस्टम पे इसको रन करते हैं तो सिस्टम चूँकि वर्ड्स की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता, वो न्यूमेरिकल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, तो अगर हम उसको 1 देंगे तो वो 1 हमें काउंट करके दे देगा। तो उससे हमें ये पता लगेगा कि हमारे पूरी डेटा के अंदर मैट्रिक के कितने लोग हैं जिन्होंने हिस्सा लिया है, फिर इंटर वाले, फिर मास्टर वाले, ग्रेजुएशन, PhD, इस तरीके से हम काउंटिंग कर सकते हैं। और ये भी हम पता लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी है वो कौन से रिस्पोंडेंट किया है, मैट्रिक वाले सबसे ज़्यादा हैं, अगर इंटर वाले सबसे ज़्यादा हैं, या ग्रेजुएशन वाले सबसे ज़्यादा हैं, तो इसका मोड निकाल सकते हैं। यानी जो क्वेश्चनियर के अंदर ये जो ऑप्शन होता है, इसमें ना तो हमें कोई मीन कैलकुलेट करना है, ना कोई हमें ऑर्डर का पता है, हमें सिर्फ ये हम गिनती के लिए लिख रहे हैं कि मैट्रिक में कितने हैं, इंटर में कितने लोग हैं और सबसे ज़्यादा कौन से लोग हैं, तो हम उसका मोड कैलकुलेट कर लें। इसी तरीके से जेंडर ऑप्शन भी आपको क्वेश्चनियर के अंदर नज़र आता है। हम लिखते हैं मेल और फीमेल, मेल को 2 दे दिया, फीमेल को 1 दे दिया, या हमने फीमेल को 2 दे दिया, मेल को 1 दे दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ हमने आइडेंटिफिकेशन के लिए दिए हैं। फिर सिस्टम के अंदर हम पुट करते हैं, मेल की जगह 2 पुट कर दिया, फीमेल की जगह 1 पुट कर दिया, तो एंड जब हम करेंगे तो हम काउंटिंग कर सकते हैं। हम देखेंगे भाई सॉफ्टवेयर को हमने ऑप्शन दिया, भाई देखें 2 नंबर कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है, तो वो हमें बता देगा। उससे हमें अंदाज़ा होगा कि हमारे डेटा के अंदर मेल कैंडिडेट कितने। फिर हमने देखा 1 कितनी मरतबा आ रहा है, वो हमें पता लगेगा फीमेल कितनी है। फिर हम देखेंगे भाई हमें बताओ कि सबसे ज़्यादा दोनों में कैटेगरी कौन सी है, 2 है या 1 है, तो उससे जो है हमें मोड पता लग जाएगा कि मेल ज़्यादा हैं या फीमेल ज़्यादा हैं। तो उस तरीके से हम उनको क्लासीफाई यानी इसकी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। याद रखें जो स्टैटिस्टिकल जो टूल्स हैं, ज़्यादातर जो हमारे पास स्पेशली ये जो क्वेश्चनियर की डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है, इसमें मोड कैलकुलेट होता है और नॉमिनल स्केल होता है। उसको ज़्यादातर हम टेबल्स और चार्ट रख के हम उसकी डेमोग्राफिक लिखते हैं कि हमारी रिसर्च के अंदर इतने लोगों ने हिस्सा लिया, इसमें उनमें इतनी मेल हैं, इतनी फ़ीमेल हैं, इतने मैट्रिक, इतने इंटर वाले, जिस चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो ये नॉमिनल स्केल हो गया। आ जाए ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में एक ऑर्डर होता है। याद रखें ऑर्डिनल स्केल में नॉमिनल वाली क्वालिटीज़ तो होती ही हैं, यानी यूनिकली क्लासीफाइज। ठीक है, प्रिजर्व्स ऑर्डर, यानी यूनिकली क्लासीफाइज जो नॉमिनल की क्वालिटी थी, ऑर्डिनल के अंदर भी वो नंबर होता है। ठीक है, लेकिन उस नंबर की ख़ास बात ये होती है कि वो प्रिजर्व्स ऑर्डर, उसका एक ऑर्डर होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपका GPA, आप लोगों का GPA अगर 4 आता है तो और 3.5 आता है, तो हम आपको कैटेगराइज कर सकते हैं कि भाई ये स्टूडेंट कहाँ लायक कर रहा है। देखो क्लास रोल नंबर से आपको कैटेगराइज नहीं किया जा सकता था। आपका क्लास रोल नंबर 1 है, 2 है, 5 है, 15 है, 50 है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर किसी की GPA 2 आ रहा है और किसी का 4 आ रहा है तो उससे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इससे आपकी कैलिबर का पता हो रहा है, आप कहाँ खड़े हैं, आपकी स्टैंडिंग कहाँ है, आपकी ओवरऑल जो है स्टडी का लेवल क्या है। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। तो वो वहाँ पे एक ऑर्डर होता है। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, 18 ग्रेड, 19 ग्रेड, 20, 21 ग्रेड। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की ग्रेड एक ऑर्डर है। अंडरस्टूड है, अगर 20 ग्रेड का बंदा होगा तो 19 या उससे नीचे ग्रेड वाले उसके अंडर में काम कर रहे होंगे, एक ऑर्डर है। तो जहाँ पर ऑर्डर आ जाए तो वहाँ पर ये ऑर्डिनल स्केल कहलाता है, यानी वहाँ नंबर वहीं पे भी होगा। ठीक है,
और यह आपने जब आप पास आउट करेंगे तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट की पोजीशंस बनेंगी। कोई नंबर 1 होगा, यानी सबसे हाईएस्ट जीपीए लेके परसेंटेज लेके नंबर 1 पे होगा, कोई नंबर 2 पे होगा, कोई नंबर 3 पे होगा। तो वहाँ पर आपके जो नंबर हैं वो मैटर करते हैं। ये पोजीशन होल्डर है, ये गोल्ड मेडलिस्ट है, ये सिल्वर मेडलिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ वहाँ पे आपका नंबर मैटर करता है, क्योंकि इससे आपकी रैंकिंग स्टैंडिंग का पता लगता है। क्लास के सीट नंबर से आपको पता नहीं लगता कि आप कहाँ खड़े हैं, लेकिन आखिर की ये जो पोजीशंस बनती हैं ये काउंट करती हैं। तो ये ऑर्डिनल स्केल है। ऑर्डिनल स्केल का मतलब ये है कि आपके जहन में फ़ौरन से एक ऑर्डर आ जाए। जैसे कार रेस होती है, मोटरसाइकिल रेस होती है, उसमें जो जीतता है वो नंबर 1 होता है, या जो प्लेयर्स होते हैं उनकी रैंकिंग होती है कि भाई आफरीदी इतने नंबर पे आ रहा है, मुस्बा इतने नंबर पे आ रहा है, या बाकी प्लेयर्स इतने इतने नंबर पे आ रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर ये है, बॉलिंग ऑर्डर ये है, या मुल्क की कैटेगरीज आती हैं, कंट्री वाइज कैटेगरीज आती हैं, रैंकिंग होती हैं। तो उसमें ऑर्डर है, उससे पता लगता है। लेकिन प्लेयर्स की शर्ट देख के पता नहीं लगेगा कि भाई उसकी शर्ट पे नंबर 1 लिखा हुआ है तो नंबर 1 प्लेयर है। लेकिन अगर उसकी बैटिंग रैंकिंग नंबर 1 है तो वो नंबर 1 है, बॉलिंग रैंकिंग नंबर 1 है तो वो नंबर 1 है। तो ऑर्डिनल स्केल जो है ना एक ऑर्डर करता है। तो उसमें नॉमिनल वाली क्वालिटीज़ तो होती ही हैं, लेकिन उसके अंदर एक ऑर्डर भी होता है। जैसे मिसाल के तौर पर रेसिंग विनर 1 2 3, क्लास पोजीशन होल्डर जैसे आप पोजीशन लेते हैं 1 2 3, हाईएस्ट जीपीए टू लोवेस्ट जीपीए आपकी जीपीए है, ऑफिसर ग्रेड 16 17 8। क्वेश्चन ऑप्शन, क्वेश्चनर के अंदर अमूमन आपको ऑप्शन मिलते हैं स्ट्रांगली एग्री टू स्ट्रांगली डिसएग्री, यानी स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। ये 5 ऑप्शन आपको लिकर्ट स्केल में अक्सर मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है ना एक ऑर्डर है। स्ट्रांगली एग्री कर रहा है तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लाइक कर रहा है, एग्री कर रहा है तो वो मॉडरेट है। न्यूट्रल यानी ना वो लाइक कर रहा है ना डिसलाइक कर रहा है। डिसएग्री उसका चीज़ स्टेटमेंट के साथ जो है ना वो कंसेंसस नहीं है। स्ट्रांगली डिसएग्री वो बिल्कुल कंट्राडिक्ट कर रहा है उस स्टेटमेंट के साथ जो आप पूछ रहे हैं। तो ये एक ऑर्डर है, ठीक है। ये जो आखिर वाला ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर जो है ना मिक्स्ड ओपिनियन है। कुछ इसको ऑर्डिनल स्केल भी कहते हैं, कुछ इसको जो है ना इंटरवल स्केल भी कहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी इसको इंटरवल स्केल कहती है, ठीक है। तो इसके लिए जो यानी ऑर्डिनल डेटा के लिए जो हमारे पास टेस्ट अवेलेबल हैं वो मीडियन है। एक चीज़ याद रखें, नॉमिनल के लिए मोड यूज़ होता है और ऑर्डिनल के लिए मीडियन यूज़ होता है। लेकिन याद रखें जिसका मीडियन कैलकुलेट हो सकता है उसका मोड भी कैलकुलेट हो सकता है। यानी जिस डेटा का सिर्फ मोड कैलकुलेट हो सकता है उस डेटा का सिर्फ मोड ही कैलकुलेट हो सकता है। लेकिन जिस डेटा का मीडियन कैलकुलेट हो सकता है उसका मोड भी कैलकुलेट हो सकता है। यानी जिस डेटा का, क्योंकि मीडियन जो है ना वो थोड़ी अपर कैटेगरी का टेस्ट है, ठीक है। इसी तरीके से मोड के जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में जो टेस्ट अवेलेबल हैं वो लिमिटेड है, लेकिन मीडियन के जो है ना वो रिलेटिवली ज़्यादा टेस्ट अवेलेबल हैं, ठीक है। तो जिसका मीडियन कैलकुलेट होता है उसका मोड भी कैलकुलेट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। इंटरवल स्केल में देखो वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स नॉमिनल और ऑर्डिनल वाली दोनों होंगी, यानी यूनिकली क्लासिफाइड, प्रिजर्व्स ऑर्डर और इक्वल इंटरवल। इक्वल इंटरवल का मतलब है आपका जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। जैसे अक्सर क्वेश्चनियर के अंदर हम ऑप्शन देते हैं, या सबसे पहले डिस्कस करें फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, ठीक है। फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को हम जो ना दूसरे टेम्परेचर के साथ कंपेयर करते हैं कि भाई ये सेंटीग्रेड है, ये फ़ारेनहाइट है, तो उससे जो ना उनका रेशो या इनका जो गैप होगा वो बिल्कुल बराबर होगा। एज रेंजेस हम लिखते हैं नॉर्मली क्वेश्चनियर के अंदर हम देते हैं कि आप कौन सी एज रेंज में फॉल कर रहे हैं, 21 से 30 में, 31 से 40 में, 41-50 या 51 से 60, ठीक है। तो ये देखो 10 का गैप है, इसमें भी 10 का गैप है, इसमें भी 10 का गैप है, इक्वल इंटरवल है, 10 का गैप है। इसी तरीके से सैलरी रेंज हम दे देते हैं कि भाई जो है आपकी सैलरी 20,000 से 30,000 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 है। इस तरीके से अगर हम रेंज देते हैं तो वो भी देखो उसमें भी जो है ना 10-10 हज़ार का गैप आ रहा है, यानी इक्वल इंटरवल है। या क्वेश्चन के ऑप्शन होंगे स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। अब स्ट्रांगली एग्री से एग्री के दरमियान जो गैप है वो नॉर्मली हम ये होता है कि स्ट्रांगली डिसएग्री को 1 कोड देते हैं,
डिसएग्री को 2 देते हैं, न्यूट्रल को 3 देते हैं, डिसएग्री को 4 देते हैं, स्ट्रांगली एग्री को 5 देते हैं। तो अब देखिए इसमें जो हमने कोडिंग की, नंबर दिए, क्योंकि न्यूमेरिकल नंबर हम हर सूरत में क्वेश्चनियर के डेटा को देते हैं। जैसे हमने कहा कि मेल और फीमेल को हमने नंबर दिया, इसी तरीके से क्वेश्चनियर डेटा को हम नंबरिंग करते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि सॉफ्टवेयर में हम नंबर पुट करते हैं और वो नंबर को अंडरस्टैंड करता है। तो अब यहाँ पर जो है स्ट्रांगली एग्री को हमने 5 दे दिया, डिसएग्री को 1 दे दिया। उसके अलावा जो भी ऑप्शन है 1 से 2, 2, 3, फिर 4, फिर 5, तो उसमें देखो गैप जो है ना वो 1 का आ रहा है, यानी 1 से 2 के दरमियान गैप 1 का है, 2 से 3 के दरमियान गैप 1 का है, 3 से 4 के दरमियान गैप 1 का है। तो 1 का गैप जो है ये बेसिकली इंटरवल रेशियो है। ठीक है, अगेन मैंने वो जुमला रिपीट किया है कि इसके बारे में मिक्स्ड ओपिनियन है। उसको कुछ लोग ऑर्डिनल स्केल भी कहते हैं और कुछ रिसर्चर इंटरवल भी कहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी इंटरवल इसको मानती है। ठीक है, तो जिस चीज़ का अब ये इंटरवल रेशियो, इसका मीन कैलकुलेट हो सकता है, याद रखें, जिसका मीन कैलकुलेट हो सकता है उसका मीडियन भी कैलकुलेट हो सकता है, उसका मोड भी कैलकुलेट हो सकता है। और जो इंटरवल स्केल होता है वो अपनी क्वालिटीज़ तो रखता है, लेकिन उसके अंदर ऑर्डिनल वाली क्वालिटीज़ भी होती हैं और नॉमिनल वाली क्वालिटीज़ भी होती हैं। ठीक है, उसमें ऑर्डर भी होता है, जैसे इसके अंदर ऑर्डर भी है। ठीक है, इसके अंदर भी एक ऑर्डर है, सैलरी के अंदर भी एक ऑर्डर है, पहले कम सैलरी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। और नॉमिनल भी होता है, यानी ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, या इसके अंदर भी नंबर है 1, 2, 3, 4, 5। तो नॉमिनल क्वालिटीज़ भी हैं इसमें, ऑर्डिनल भी हैं और गैप भी इक्वल है। तो ये तीनों क्वालिटीज़ इसके अंदर मौजूद हैं। तो याद रखें इंटरवल स्केल का मीन कैलकुलेट होगा, और जिस चीज़ का मीन कैलकुलेट होगा उसका मीडियन भी कैलकुलेट होगा और उसका मोड भी कैलकुलेट होगा, और जिसका मीन कैलकुलेट होता है और उसी का ही स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट होता है। मीडियन और मोड का कोई स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट नहीं होता। आखिरी कैटेगरी है, और अमूमन हम इंटरवल रेशो को एक ही मानते हैं, लेकिन आखिरी कैटेगरी है रेशो स्केल। रेशो स्केल की बेसिकली जो ख़ास बात है वो ये है कि रेशो जो है वो 0 से शुरू हो सकता है, वो 0 से शुरू हो सकता है। ठीक है, उसके अंदर 0 का बेस होता है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई भी अब फाइनेंस का डेटा उठाएं, फाइनेंस के डेटा के अंदर 0 से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, 0 से स्टार्ट हो सकता है। किसी का जो कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल डेटा आप उठाएं जिसका बेस 0 हो सकता है, तो वो जो है वो रेशो स्केल के अंदर आएगा। वैसे इसके अंदर और इंटरवल स्केल के अंदर कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। इसके अंदर नॉमिनल को कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, ऑर्डर भी होता है, इक्वल इंटरवल भी इसके अंदर होता है, और नेचुरल 0, यानी ये 0 से स्टार्ट हो सकता है। ये इसके अंदर क्वालिटी है, इसकी वजह से ये फिर एक अलग स्केल हो जाता है। लेकिन नॉर्मली इंटरवल रेशो के अंदर कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अब जैसे मिसाल वेट, हाइट, एज है, अली के वेट जो है ना वो 80 kg है, खान का 40 है, तो इन दोनों के दरमियान रेशो 2:1 है। इसी तरीके रिग्रेशन इक्वेशन हम लिखते हैं y = b0 + b1। अब मिसाल के तौर पर स्लोप जो है अगर हमारा 0.5 है, तो इसका मतलब ये है कि x की जगह अगर हम 1 पुट करें तो y के अंदर 0.5 का इम्पैक्ट आएगा। इसीलिए इफ़ x = 0, 1 रेशो विल बी 0.5:1, यानी y जो है 0.5 होगा और x 1 होगा, यानी हर x 1 के बदले में y में 0.5 का इजाफा होगा। तो ये रेशो स्केल हो गया। इसके लिए भी मीन कैलकुलेट होता है। ठीक है, और जिसका मीन कैलकुलेट होता है उसका मीडियन और मोड भी कैलकुलेट हो सकता है। याद रखें, जिसका मीन कैलकुलेट होता है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, बेसिक स्टैटिस्टिक्स। जैसे शुरू में जब मैंने मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू किया तो मैथमेटिक्स मुझे बड़ी मुश्किल लगी, स्पेशली जब फ्रैक्शन पढ़ता था तो फ्रैक्शन मुझे बड़ा प्रॉब्लम करते थे कि 1/2 या 1/4। लेकिन जब मैंने इसको एक बिल्कुल बेसिक बुक में जाके देखा तो वो एक कंप्लीट चीज़ को, या सपोज एक रोटी को या एक केक को ले रहा था और केक को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा था और एक हिस्से को 1/2 कह रहा था, या उस केक को 4 हिस्सों में बांट रहा था और एक हिस्से को 1/4 कह रहा था। ठीक है, और एक केक को 3 हिस्सों में बांट रहा था और हर हिस्से को 1/3 कर रहा था। एक केक को वो 8 हिस्सों में बांटता था और हर एक को 1/8। जब मैंने बेसिक्स पढ़ी, 0 से पढ़ना शुरू किया, तो मुझे ये फ्रैक्शन और मैथमेटिक्स जो है ना समझ में आना शुरू हुई। ठीक है, ये चीज़ मैंने इसीलिए मेंशन की है कि ये वाला जो आगे चीज़ें हम जितनी पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं।
ठीक है, दो किस्म की स्टेट्स की टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्टिव विच समराइजेज एंड डिस्क्राइब द डेटा इन ए सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल मैनर, इन्फ्रेंशियल स्टेट इज यूज्ड टू मेक इन्फ्रेंस और टू प्रोजेक्ट फ्रॉम ए सैंपल टू एन एंटायर पॉपुलेशन। डिस्क्रिप्टिव के अंदर जस्ट हम डेटा को डिस्क्राइब करते हैं और इन्फ्रेंशियल में हम डेटा से कंक्लूजन या रिजल्ट्स को ड्रॉ करते हैं। कैसे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सैम्पल स्टैटिस्टिक्स एंड पॉपुलेशन पैरामीटर्स। सैम्पल स्टैटिस्टिक्स यानी सैम्पल से जो चीज़ें कलेक्ट होती हैं उसको हम सैम्पल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, और पॉपुलेशन का जो डेटा होता है वो पैरामीटर्स कहलाता है। ए सैम्पल इज ए सबसेट और रिलेटिवली स्मॉल पोर्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए गिवन पॉपुलेशन। सैम्पल स्टैटिस्टिक्स आर मेजर्स computed from sample data. Population parameters are measured characteristics of a specific population. In other words, information about the entire universe of the interest. Sample statistics are used to make inference guesses about population parameter based on the sample data. ठीक है, याद रखें पॉपुलेशन के लिए हम कोई चीज़ जनरलाइज करते हैं। हमने कहा कि भाई BBA1 में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, क्योंकि ऑल ओवर द पाकिस्तान प्राइमरी सेकेंडरी या इंटर वगैरह जो भी है उसका तरीक़ाकार सेम होता है, तो उम्र का यानी जो एज ब्रैकेट या जो क्लास शुरू करने का पैटर्न सेम होता है। तो अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान में पढ़ने वाले लोग जो हैं BBA1 के अंदर या ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर में उनकी जो मीन एज है वो 18 साल है, तो अब ये पॉपुलेशन पैरामीटर्स यानी म्यू इक्वल टू 18 यानी हमने पॉपुलेशन के लिए एक चीज़ जनरलाइज कर दी। हमने कहा कि भाई ऐसा है, लेकिन अब लाजमी नहीं है कि हम पूरे पाकिस्तान की जो है सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स का यूनिवर्सिटी से डेटा कलेक्ट करें, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2-4 यूनिवर्सिटीज़ कराची की, 2-4 यूनिवर्सिटीज़ लाहौर की, 2-4 यूनिवर्सिटीज़ पेशावर की और 2-4 क्वेटा की यूनिवर्सिटीज़ से हमने डेटा कलेक्ट किया और हमने इसका मीन कैलकुलेट किया। उस डेटा को हम कहेंगे सैम्पल स्टैटिस्टिक्स। सैम्पल स्टैटिस्टिक्स हमने कैलकुलेट किया और फिर उसको जो है हमने इन्फ्रेंशियल स्टेट्स के अंदर प्रोसीजर से गुजारा, और अगर नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ तो हम पॉपुलेशन पैरामीटर्स के बारे में जनरलाइज कर देंगे कि भाई पाकिस्तान में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी एज 18 साल है या 18 साल नहीं है। वो सिंपल डेटा की बुनियाद पे हम पॉपुलेशन पैरामीटर्स के लिए वो चीज़ जनरलाइज करेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ए सेट ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज्ड बाय समराइजिंग द नंबर ऑफ टाइम ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल अकर्स। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे देखें, ये चीज़ें जो मैंने लिखी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आगे टेबल के अंदर मैं मज़ीद क्लियर कर रहा हूँ। जैसे क्वेश्चनियर है, क्वेश्चनियर के अंदर आपने कोई अमाउंट लिखा 100, 3000, 3000 तो 5 ना, तो उसमें कितने लोग आ रहे हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं भाई एज 18 साल के जो है ना 15 स्टूडेंट्स हैं, यानी आप जब स्ट्रेस मीन कैलकुलेट करते हैं तो एक आपका एक्स वेरिएबल होता है, ये आपका एक्स वेरिएबल है, और एक आपका एफ कॉलम होता है। एफ कॉलम में क्वांटिटी लिखी होती है, तो बेसिकली वो जो क्वांटिटी होती है वो फ्रीक्वेंसी कराती है। तो यहाँ पे ये आपका वेरिएबल है, उसके अंदर कितने लोग बिलोंग करते हैं पर्टिकुलर कैटेगरी के साथ। मिसाल हमने कोई डेटा कलेक्ट किया, हमने एज ब्रैकेट दे दिया 21 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, तो हमें 21 से 30 के दरमियान जो लोग थे वो 15 थे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 15 थी। फिर 30 से 40 के दरमियान 12 कैंडिडेट थे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 12 थी। इसी तरीके से पर्टिकुलर वेरिएबल में जो एफ कैटेगरी आ रही है वो कितनी है वो हमें यहाँ से पता लगता है। अगर उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें, मिसाल टोटल 100 कैंडिडेट का हमने डेटा लिया, तो पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर 15 लोग आ रहे हैं तो 15% उसका बन जाएगा। दूसरी कैटेगरी में 12 आ रहे हैं तो उसका 12% बन जाएगा। ठीक है, या फिर हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, परसेंटेज में तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, लेकिन सिंपली हम 15 को 100 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये डेसिमल में रिजल्ट आएगा, जिसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप सीधा सीधा नंबर में लिखें तो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, डिवाइड करके लिखें प्रोबेबिलिटी कहलाएगी, उसी प्रोबेबिलिटी को 100 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखें तो वो परसेंटेज कहलाएगा। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड को हम कहते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ स्केल, अगर नॉमिनल स्केल है तो इसके लिए मोड यूज़ होगा। ठीक है, और डिस्पर्शन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन टाइप की कोई चीज़ नहीं है। अगर ऑर्डिनल स्केल है तो उसके लिए मीडियन यूज़ होगा और उसके लिए परसेंटाइल यूज़ हो सकता है। और अगर इंटरवल रेशियो स्केल है तो उसके लिए मीन यूज़ होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी यूज़
होगा। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कहते हैं, वेरिएंस को भी हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जो है टेबल्स और चार्ट्स की शक्ल में डेटा को हम अरेंज करते हैं। जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है कि नॉमिनल और ऑर्डिनल अगर डेटा होगा तो उसके लिए जो ना नॉर्मली ऐसे टेबल बनते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल या प्रोपोर्शन परसेंटेज मोड, इस किस्म के बार डायग्राम बनते हैं। अगर इंटरवल रेशियो डेटा होता है तो उसके ऊपर ये कर्व नॉर्मली फिट किया जाता है, ठीक है, और फिर बताया जाता है मीन इतना है, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है। यहाँ पर हम सिर्फ परसेंटेज देखते हैं या क्वांटिटी से हमारा कंसर्न होता है कि जो भी ड्रग स्टोर हैं उसकी क्वांटिटी कितनी है या परसेंटेज कितना है, कन्वीनियंस स्टोर का कितना है, ग्रोसरी स्टोर्स का कितना है, यानी या मेल और फीमेल का डेटा हो तो मेल हमने लिखा यहाँ फीमेल लिखा तो हमें पता लगेगा कि मेल कैटेगरी में कितने लोग आ रहे हैं या उसका कितना परसेंटेज है, फीमेल में कितने लोग आ रहे हैं उसका कितना परसेंटेज है। लेकिन इंटरवल रेशियो स्केल के अंदर जो है हम कर्व फिट करते हैं और हम देखते हैं सपोज एज हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो मीन एज होगी वो सेंटर में आएगी और जो उससे कम वाले होंगे वो लेफ़्ट पे होंगे, जो उससे ज़्यादा वाले होंगे वो राइट पे होंगे। इस तरीके से पर्टिकुलर ग्राफ, पर्टिकुलर चार्ट, पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद टाइप ऑफ मेजरमेंट अगर है, नॉमिनल डेटा है, 2 कैटेगरीज़ हैं तो फ्रीक्वेंसी टेबल प्रोपोर्शन परसेंटेज बनता है, ठीक है। और अगर मोर देन 2 कैटेगरीज़ हैं तो फ्रीक्वेंसी टेबल कैटेगरी प्रोपोर्शन परसेंटेज मोड, यानी अगर अब 2 कैटेगरीज़ हैं, मोर देन 2 कैटेगरीज, इस टाइप के ग्राफ या टेबल में इस तरह का डेटा हम प्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से ऑर्डिनल डेटा है तो रैंक और ऑर्डर, यानी इस तरह का ग्राफ हम बनाते हैं लेकिन इसमें एक ऑर्डर होता है कि डेटा डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसी तरीके से इंटरवल होता है तो फिर हम कर्व फिट करते हैं और फिर उस डेटा को एनालाइज करते हैं। और रेशियो के अंदर भी तकरीबन वही चीज़ होती है कि उसकी इंडेक्स नंबर, ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन वगैरह कैलकुलेट होता है। क्रॉस टेबुलेशन, क्रॉस टेबुलेशन बेसिकली काई स्क्वायर के अंदर जो डेटा आप देखते हैं जिसको हम कॉन्टीजेंसी टेबल भी कहते हैं, क्रॉस टेबुलेशन को हम कॉन्टीजेंसी टेबल। काई स्क्वायर का डेटा अमूमन इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। कैसे प्रेजेंट किया जाता है? जैसे ये, ठीक है, डेटा को हम इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ऐसा टेबल होता है जिसमें हम रो के अंदर भी कुछ ऑप्शन होते हैं, कॉलम के अंदर भी कुछ ऑप्शन होता है। तो ऐसे टेबल को अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखें या परसेंटेज में लिखें तो उसको हम क्रॉस टेबुलेशन या कॉन्टीजेंसी टेबल कहते हैं। ये एक और एग्जांपल है, ये वैल्यूज़ के साथ लिखा गया है और फिर नीचे उसका परसेंटेज है, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं बेल शेप को, ठीक है। और हमारे पास पॉपुलेशन सैंपल एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। The population distribution is a frequency distribution of the elements of a population. The mean and standard deviation of a population distribution are Greek letter mu and sigma. Population distribution basically वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो पॉपुलेशन की बुनियाद पे होती है। उसके लिए जो मीन के लिए सिंबल यूज़ होता है म्यू होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सिग्मा होता है। वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनती है? म्यू के साथ हम प्लस माइनस टेबल वैल्यू और मल्टीप्लाई करते हैं सिग्मा। इसी तरीके से सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें जो मीन के लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो एक्स बार होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ए स्क्वायर होता है। और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो एक्स बार प्लस माइनस टेबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है जो थ्योरेटिकली प्रोबेबिलिटी है जो बेसिकली सैम्पल डेटा की बुनियाद पे कैलकुलेट होती है, लेकिन वो पॉपुलेशन पैरामीटर्स के करीब करीब होती है। बेसिकली स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के अंदर हम ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे होते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें जो हमारा मीन होता है वो एक्स बार ही होता है, ठीक है। लेकिन जो एक्स बार प्लस माइनस टेबल वैल्यू मल्टीप्लाई जो करते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं करते, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एन करते हैं। ऐसे जैसे एस एक्स बार स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एन। तो ये वाला टर्म यूज़ होता है। इस वाले टर्म को हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। इस वाले टर्म को हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। सेंट्रल लिमिट थ्योरम, सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहता है कि जैसे जैसे आप अपना सैंपल साइज़ बढ़ाते जाएंगे आपका जो सैंपल का जो डेटा होगा वो पॉपुलेशन डेटा के करीब करीब होता जाएगा। लाजमी बात है क्लास में अगर 50 स्टूडेंट हैं
तो 50 स्टूडेंट में से मैं अगर 5 लोगों का डेटा लूँगा, जो मेरे पास 5 लोगों का मीन आएगा, वो लाजमी नहीं है कि 100% जो है ना वो 50 लोगों के मीन के बराबर हो, थोड़ा बहुत डेविएट करेगा। लेकिन जैसे ही मैं 5 के बजाय 10 लोगों का डेटा कलेक्ट करूँगा तो मेरे मीन के रिज़ल्ट और बेहतर होंगे, यानी 5 लोगों के मुकाबले में। अगर मैं डेटा 20 लोगों का कलेक्ट करूं तो मेरा सैम्पल मीन पॉपुलेशन मीन के और करीब हो जाएगा। अगर मैं 30 लोगों का डेटा कलेक्ट करूं तो मेरा सैम्पल मीन और करीब हो जाएगा। और मैं 40 लोगों का डेटा कलेक्ट करूं आउट ऑफ 50 तो मेरा सैम्पल मीन पॉपुलेशन मीन के बिल्कुल करीब हो जाएगा। अगर मैं 50 लोगों का ही डेटा कलेक्ट कर लूं तो मेरा सैम्पल मीन और पॉपुलेशन मीन दोनों बराबर होंगे। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहता है कि जैसे जैसे आप साइज़ बढ़ाएंगे तो आपका जो सैम्पल का मीन है वो पॉपुलेशन मीन के करीब होता जाएगा। एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स, बेसिकली म्यू एक्स बार या म्यू को जब हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम पैरामीटर्स कहते हैं। एक्स बार या जो होता है या म्यू जो होता है वो हमारा पॉइंट एस्टिमेट कहलाता है, यानी नॉर्मल मीन जो है हमारा पॉइंट एस्टिमेट कहलाता है, ठीक है। और दूसरा होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट। कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट में हम क्या करते हैं, एक्स बार प्लस माइनस टेबल वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n, एक रेंज बनती है, वो कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट कहलाती है। ये जितनी भी चीज़ें अगर किसी को क्लियर नहीं हो रही तो मेरा स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस का पूरा कोर्स जो है ना गूगल ड्राइव पे पड़ा हुआ है, उसको गो थ्रू कर सकता है, उसको वहाँ पे ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी और डिटेल के साथ डिस्कस की गई, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ सैम्पल साइज़, सैम्पल साइज़ कैसे डिटर्मिन होता है, तो उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कि आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें हम स्टैंडर्ड एरर को या मैग्नीट्यूड ऑफ एरर को कंसीडर करते हुए सैम्पल साइज़ को डिसाइड करते हैं, ठीक है। यूनिवेरिएट स्टैटिस्टिक्स, यूनिवेरिएट के अंदर एक वेरिएबल यूज़ होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग वन वेरिएबल एट ए टाइम। और फिर हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस एन अनप्रूवन प्रोपोजिशन और सपोजिशन होता है दैट टेंटेटिवली एक्सप्लेन सर्टेन फैक्ट्स और फिनोमेना। अजम्पशन अबाउट नेचर ऑफ द वर्ड, दो किस्म की जो ना हाइपोथेसिस होती हैं। हाइपोथेसिस बेसिकली हमारे तजर्बे के बुनियाद पे बनती हैं और जो कि सही होती हैं, लेकिन उसमें से हम दो स्टेटमेंट बनाते हैं, क्योंकि एक वक्त में एक स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा, दूसरा फॉल्स होगा। एक तो हमारा नल हाइपोथेसिस होगा, दूसरा अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा। नल हाइपोथेसिस जो है वो जो नॉर्मल स्टेटमेंट होता है, जो हमारा डेटा या हमारा जो मेन क्लेम होता है उसको हम कहते हैं, उसमें इक्वल टू का साइन लगता है। जबकि अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो होता है वो अपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस होता है। 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन एक वक्त में एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनेगा, लेकिन 3 तरह से बन सकता है। नॉट इक्वल टू के साइन के साथ बनेगा, ठीक है। जब रिसर्चर को पता ना हो कि ये चीज़ पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है या नेगेटिव में जा रही है, तो वो नॉट इक्वल टू का साइन लगाता है। इसमें हमेशा अल्फा डिवाइडेड बाय 2 होता है टेबल वैल्यू फाइंड करने में। ग्रेटर देन का साइन लगाता है जब रिसर्चर को पता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ का पॉजिटिव या ग्रेटर इफेक्ट है, तो उसमें अल्फ़ा जो है सीधा अल्फ़ा से टेबल वैल्यू फाइंड होती है, डिवाइडेड बाय 2 नहीं होता। लेस देन में रिसर्चर को पता होता है कि ये लेस देन या नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसमें भी अल्फ़ा की मदद से टेबल वैल्यू फाइंड होती है, इसमें भी अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 नहीं होता। सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो हम अल्फ़ा को कहते हैं। अल्फ़ा बेसिकली होता क्या है, क्रिटिकल प्रोबेबिलिटी इन चूजिंग बिटवीन द नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। कॉन्फिडेंस लेवल भी हम कहते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल बेसिकली अल्फ़ा का अपोजिट होता है। अल्फ़ा क्रिटिकल प्रोबेबिलिटी होती है और उसका अपोजिट कॉन्फिडेंस लेवल होता है। कॉन्फिडेंस लेवल प्लस सिग्निफिकेंस लेवल, ये दोनों 1 के बराबर होते हैं। अगर सिग्निफिकेंस लेवल यानी अल्फ़ा अगर 5% है तो कॉन्फिडेंस लेवल 95% होगा, इसको हम अल्फ़ा भी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी लेवल सिलेक्टेड इज टिपिकली 5% और 1%, टू लो टू वारंट सपोर्ट फॉर द नल हाइपोथेसिस। जितना कम रखेंगे उतना हमारा नल हाइपोथेसिस के खिलाफ जो एविडेंस होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। फिर टाइप 1 और टाइप 2 एरर जो है, तो अगर आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन आप जो है ना एक्सेप्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को, नल हाइपोथेसिस ट्रू है और आप उसको एक्सेप्ट करें तो उसका मतलब आप करेक्ट डिसीजन कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि भाई जो है इमरान खान जो है वो बहुत अच्छा बंदा है, मिसाल के तौर पर,
अगर वाकई में वो अच्छा बंदा है, अगर वाकई में वो अच्छा बंदा है, ठीक, और हमारा डेटा जब हमने कलेक्ट किया तो हमारे रिज़ल्ट भी आ रहे हैं इमरान खान अच्छा बंदा है, तो इसका मतलब हम करेक्ट डिसीजन करें। लेकिन इमरान खान हकीकत में अच्छा बंदा है, लेकिन हमने हमारे जो रिसर्च की जो फाइंडिंग्स आई उसमें आ रहा है कि इमरान खान जो है अच्छा बंदा नहीं है, तो हम टाइप 1 एरर कर रहे हैं। यानी एक चीज़ सही है और हम उसको गलत मान रहे हैं, तो वो टाइप 1 एरर है। यानी एक नल हाइपोथेसिस जो ट्रू था हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो टाइप 1 एरर। इसी तरीके से इमरान खान जो है वो अच्छा बंदा नहीं है, इमरान खान अच्छा बंदा नहीं है, लेकिन हमने नल हाइपोथेसिस में उसको एक्सेप्ट कर दिया कि इमरान खान अच्छा बंदा है, तो ये हम टाइप 2 एरर कर रहे हैं। लेकिन हमने अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दिया कि इमरान खान अच्छा बंदा नहीं है और हकीकत में भी नहीं है, तो ये करेक्ट डिसीजन होगा, नो एरर होगा। ये फिर जेड टेबल है, ठीक है, जिसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। दो उसके अंदर पार्ट्स होते हैं, ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, ये नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। एल्फ़ा की मदद से हम जो है ना बाहर से टेबल वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, और देखें ये इसका कर्व, ये पॉजिटिव कर्व है इसका, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी तरह टी टेबल एंड का स्क्वायर, ये हमारा टी टेबल है। टी टेबल का देखो ये भी नॉर्मल कर्व है, ये भी नॉर्मल। टी टेबल में डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 को हम कहते हैं, ठीक है। ये सारे अल्फ़ा लिखे हुए हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 और अल्फ़ा। ये टेबल से वैल्यू कैसे फाइंड होती हैं इसके लिए भी स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के कोर्स को आप रेफ़र करें। ये काय स्क्वायर का टेबल है, ये देखो नॉन पैरामीट्रिक है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखो नॉन नॉर्मल है। अब अल्फ़ा में आप देखें, अल्फ़ा में एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखाता चलूँ, देखो ज़ीरो सेंटर में ग्राफ पेपर पे जब हम कोई भी चीज़ यानी ड्रॉ करते हैं तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, यानी ग्राफ पेपर में ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये वाई एक्सिस कर दिया, ये एक्स एक्सिस कर दिया, ठीक है। अब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जो पहला क्वाड्रेंट होता है ये पॉजिटिव होता है, यानी एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी। दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। ये जो जेड ग्राफ बनता है ना, वो दूसरे क्वाड्रेंट से शुरू होता है, सेंटर में वो बिल्कुल 0 पे आ जाता है और फिर पॉजिटिव क्वाड्रेंट में चला जाता है, यानी क्वाड्रेंट 2 और क्वाड्रेंट 1 में लाया कर रहा होता है, सेंटर में 0 होता है। एक तरफ पॉजिटिव वैल्यू होती है, एक तरफ नेगेटिव वैल्यू होती है। जबकि काय स्क्वायर का जो कर्व होता है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है, यानी वाई भी पॉजिटिव होता है, एक्स भी पॉजिटिव होता है, और वो पहले क्वाड्रेंट में लाया कर रहा होता है। और ताकि इसलिए इसकी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी सारी के सारी नेगेटिव होंगी और सारी के सारी पॉजिटिव होंगी, इसमें नेगेटिव वैल्यू हो ही नहीं सकती। ये 0 से स्टार्ट होता है, जबकि टी टेबल और जी टेबल में 0 सेंटर में होता है। फिर एफ टेबल है, एफ टेबल भी जो है ना काय स्क्वायर की तरह ये भी नॉन पैरामेट्रिक है, तो उसमें भी आप देख लें, इसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, DFN और DFT। नॉर्मल कर्व जैसे हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के कोर्स में आपको बता चुके हैं कि सेंटर में, यानी जो जेड टेबल होता है उसके सेंटर में 0 होता है, और +1 से लेके -1 इसके दरमियान जो एरिया होता है वो 68.26% होता है। इन शॉर्ट हमने राउंड करके 68 लिखा है, और +2 से लेके -2 के दरमियान जो एरिया होता है वो 95.44% होता है, और +3 से लेके -3 के दरमियान जो एरिया होता है वो 99.74% एरिया होता है, ठीक है। तो ये हमने कवर किया। अब लाजमी बात है, जब ये एरिया 68% है, उसको अगर मैं 0 से ब्रेक करूं तो इस तरफ वाला एरिया भी 34 कहलाएगा, इस तरफ वाला एरिया भी 34 कहलाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है 68% ऑफ एरिया अंडर द कर्व, 0.34% ऑन ईच साइड ऑफ द मीन falls within 1 standard deviation of the mean. In other words, 68% of cases fall within ±1 standard deviation, 95% of cases fall within 2 standard deviation, 99% cases fall within 3 standard deviation, ठीक है। और फिर फर्दर उसको कैटेगराइज किया गया है, देखिए +1 से लेके -1 के दरमियान ये 68.26% एरिया है, ठीक है, जिसमें अगर उसका आधा करें तो देखो 34.13, यानी 68.26% को अगर आधा कर लें तो 34.13 कर, यानी
यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है वो 68.26% है। लेकिन अगर हम सिर्फ एक पार्ट की बात करें तो ये 34.13% है। इसी तरीके से +2 से लेके -2, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है ये 95.44% है। लेकिन अगर हम सिर्फ +1 से +2 के दरमियान का जो एरिया निकालें तो ये 13.59% बनेगा। कैसे 13.59 बनेगा? क्योंकि देखो ये एरिया जो है, ये टोटल एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक 95.44 में से अगर आप 1 से लेके -1 का एरिया 68.26% निकाल दें तो ये तकरीबन, अगर हम राउंड करें 95 में से 68 आप निकाल दो तो आपका तकरीबन 27% के आसपास बचेगा, 27% के आसपास होगा। तो यानी 27% जो है इनको और इनको मिला के बनेगा, ठीक है। तो खाली एक पार्ट को अगर हम देखें तो 27 का आधा तकरीबन 13.5%, तो ये देखें 13.5% बन रहा है। इसी तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक